श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज का अपना विषय है ज्योतिष शास्त्र कितना सही, पार्ट 1। नसीब और ज्योतिष शास्त्र का क्या संबंध है, ज्योतिष शास्त्र का इतिहास, क्या शुभ समय और अशुभ समय होता है, इन सवालों का जवाब आज के व्याख्यान में हम जानने की कोशिश करेंगे। एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, ऐसा हर पढ़ा लिखा आदमी समझता है या कई बार अपने मुंह से भी बोलता है। एक जमाने में मैं भी ऐसा ही कहता था कि एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, क्योंकि ग्रहगोलों के आधार पर भविष्य कथन की परंपरा होने के कारण हम में से काफ़ी लोगों को लगता है कि यह साइंस है, और इसीलिए फल ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है फल ज्योतिष, लेकिन हम ज्योतिष शास्त्र ऐसा शब्द का उपयोग करते हैं। इसमें जो शास्त्र है उसका मतलब साइंस होता है, और इसलिए हम ज्योतिष भी साइंस है ऐसा मानते हैं। आम भारतीय व्यक्ति के जीवन में ज्योतिष का डायरेक्ट संबंध आता है। एक तो हमारे यहाँ हर काम शुभ या अशुभ अवसर देखकर किया जाता है। आम इंसान की धार्मिक तरह से जो शादियाँ होती है उसके लिए भी शुभ अवसर देखा जाता है। चाहे कोई नया काम शुरू करना है वो भी शुभ अवसर पर शुरू किया जाता है। इतना ही नहीं तो रोज सुबह उठने के बाद में हम पेपर में हमारे राशि का भविष्य पढ़ते हैं। करीबन हर पेपर में, हर टीवी पर सुबह सुबह हमारा ज्योतिष बताया जाता है। तो ज्योतिष ऐसा एक विषय है कि जो हमारे पूरे जीवन से डायरेक्टली संबंधित विषय है। उसकी शुरुआत मैं स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने हिंदू धर्म की पताका पूरे दुनिया में फैलाई ऐसा बोला जाता है, उनके एक वाक्य से शुरू कर रहा हूं। जिस देश के जवान नसीब पर विश्वास रखते हैं उस देश का भविष्य अंधेरे में है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। जिस देश के जवान नसीब पर विश्वास रखते हैं उस देश का भविष्य अंधेरे में है। सावरकर, जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते थे, वो बहुत अच्छे ढंग से इस विषय पर बात करते थे, शुभ और अशुभ चीजों पर। वे कहते थे कि हम भारतीय लोग शुभ और अशुभ पर बहुत विश्वास रखते हैं। हमारा हर काम शुभ अवसर पर शुरू करते हैं। हमारे पेशवा हर काम शुभ अशुभ देखकर शुरू करते थे। उन पर जब भी कोई संकट आता था तो संकट आने के समय पर वो गणपति की मूर्त पानी में डुबो कर रखते थे। लेकिन अंग्रेज कभी शुभ अशुभ अवसर नहीं देखते थे। जिन्होंने कभी शुभ अशुभ अवसर नहीं देखा, मुहूर्त की कभी चिंता नहीं की, उन अंग्रेजों का राज पूरे दुनिया में इतने बड़े एरिया में फैला था कि जहां कभी सूरज नहीं डूबता है। लेकिन हमारी पेशवा की पेशवाई गणपति की मूर्त जैसे ही पानी में डूब गई। केवल ये तो दोनों नाम मैंने ऐसे लिए कि जो हिंदू धर्म के साथ जुड़े हुए नाम हैं। लेकिन जितने भी समाज सुधारक भारत में हुए हैं, चाहे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हो, चाहे ज्योतिबा जी फुले हो, चाहे शाहू महाराज हो, चाहे आगरकर हो, इन सभी लोगों ने नसीब के खिलाफ और नसीब के साथ आने वाले कर्म विपाक सिद्धांत के खिलाफ बहुत बातें की। उन सबको ऐसा लगता था कि जब तक भारतवर्ष में रहने वाले लोग ये नसीब के जंजाल में जकड़ कर रहेंगे तब तक कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। ऐसा उन्हें क्यों लगता था? आम्बेडकर जी का एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे कि गुलाम को उसके गुलामी की
या फिर गुलाम को उसके गुलामी का एहसास करा दीजिए, वो उसके खिलाफ लड़ाई करेगा और गुलामी से मुक्ति पाएगा। लेकिन भारत में हजारों सालों से गुलामी थी, चातुर्वर्ण के नाम पर गुलामी थी। यहां के जो शूद्र थे वो गुलाम से भी बदतर जीना जी रहे थे। यहां के गुलामों को, उनमें से कई लोग ऐसे थे कि जिनका स्पर्श दूसरे व्यक्ति को नहीं चलता था, खासकर ऊंची जातियों के लोगों को। यानी एक तरफ कुत्ता छुआ तो चलेगा, बिल्ली छुई तो चलेगी, गाय छुई तो चलेगी, लेकिन इंसान छुआ तो नहीं चलता है। इंसान से भी बदतर जिंदगी हजारों सालों से इस देश में लोग जीते आए, लेकिन उसके खिलाफ उन्होंने कभी अपने जीवन में लड़ाई नहीं की। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है ये कर्म विपाक सिद्धांत। भाई, तू इस जन्म में क्यों पैदा हुआ? गरीब घर में, क्योंकि गए जन्म में तूने पाप किया था। ये जो गए जन्म में तूने पाप किया है, इस कारण तेरा जन्म आज गरीब घर में हुआ है। क्योंकि गए जन्म में जो भी पाप और पुण्य किया जाता है, उसका आखिरी में जो हिसाब होता है और जो कुछ बचता है उसको संचित कहा जाता है। ये संचित लेकर ही, यानी जमा पूंजी लेकर ही हर व्यक्ति अगले जन्म में प्रवेश करता है। जब वो अगले जन्म में आता है, तब उसका वो संचित जो है, जमा पूंजी जो है, उसका प्रारब्ध बनता है, नसीब बनता है, और उसके अनुसार उसको पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है। गरीब घर में हम पैदा हुए क्योंकि हमारा ये प्रारब्ध है, हमारा ये नसीब है। गए जन्म के पाप पुण्य के आधार पर जो भी हमारे हिस्से में आया, उस ढंग से हमको जीना होगा। और इसी कारण हर व्यक्ति यहाँ का ये जो कर्म विपाक सिद्धांत है, नसीब की थियरी है, वो स्वीकारता था। क्या करे, मेरा नसीब ही ये है, ऐसा मानकर चलता था। इसलिए इतने अन्याय हजारों सालों तक सहते आया, लेकिन उसके खिलाफ कभी उसने लड़ाई नहीं की, विद्रोह नहीं किया। ये इसके पीछे का कारण था। इसलिए भारत में सभी के सभी जो भी समाज सुधारक थे, उन सभी को ये नसीब की कल्पना के साथ में लड़ाई करनी पड़ी। चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे सावरकर जी हो, प्रबोधनकार जी ठाकरे हो, या फिर जिनको हम पुरोगामी प्रोग्रेसिव समाज सुधारक कहते हैं, चाहे फुले जी हो, शाहू जी आम्बेडकर हो, शाहू महाराज हो, इन सबको इसी ढंग से ये लड़ाई करनी पड़ी है। ये नसीब का और फल ज्योतिष का क्या संबंध है? फल ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का भाषांतर ज्योतिष शास्त्र ऐसा नहीं किया जाता है, फल ज्योतिष किया जाता है। इसलिए आगे मैं हमेशा फल ज्योतिष इस शब्द का उपयोग करूंगा। ये जो फल ज्योतिष होता है, अलग अलग ढंग से आपका भविष्य बताया जाता है। कभी आपका हाथ देखकर भविष्य बताया जाता है, आपकी कुंडली लगाकर उसके आधार पर भविष्य बताया जाता है। कुछ लोग चेहरा देखकर आपका भविष्य बताते हैं। कुछ लोग न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, यानी आपकी जन्म तारीख या कोई तो भी एक आंकड़ा लेंगे, उसके आधार पर आपका भविष्य बताएंगे। तो ये लोग हमारा भविष्य, भूत, वर्तमान कैसे बता सकते हैं? वे इसलिए बता सकते हैं कि हमारा भूत, भविष्य, वर्तमान पहले से तय होता है, और ये अपनी विज्ञा के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर ये जान लेते हैं कि हमारे भूतकाल में क्या हुआ, वर्तमान में क्या होने जा रहा है या हो रहा है, और भविष्य में क्या होने वाला है। ये उसके आधार पर पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं। यानी नसीब होगा, कहने का मतलब हमारा नसीब तय होगा, पहले से तय होगा, तो ही ज्योतिष या फल ज्योतिष बताना संभव है। अब में से काफी लोग मानते हैं कि नसीब पहले से तय होता है। अभी ये भी कल्पना है कि बचपन में जब भी हम पैदा होते हैं तो कोई हमारा भविष्य लिख कर रखता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत ही बचकानी कल्पना है, लेकिन एवरेज भारतीय इंसान ये मानता है कि हमारा नसीब पहले से तय होता है, चाहे किसी ने लिख के रखा हो, चाहे न लिख के रखा हो। ग्रह गोलों के आधार पर तय होता है।
अभी ग्रह गोलों की जो गति है वो तो हमेशा जैसी है वैसे ही रहने वाली है, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं। इसके बारे में हमारे पास इतनी सटीक जानकारी है कि आगे के 5 लाख साल के बाद कौन से ग्रह की कौन से दिन में, कौन से समय में क्या अवस्था होगी, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब अमावस्या होगी, कब पूर्णिमा होगी, ये 5 लाख साल के बाद की भी बात आज हम बता सकते हैं। इतना इसके बारे में का हमारा ज्ञान और गणित बहुत ही सटीक है, एक्यूरेट है। तो ये तो ग्रह गोलों की स्थिति निश्चित है, उसमें कोई परिवर्तन होने की गुंजाइश नहीं है। उसके आधार पर अगर हमारा भविष्य तय होता है या फिर भूत भविष्य वर्तमान तय होता है, तो इसका मतलब ऐसा है कि वो पहले से तय है, क्योंकि इनकी गति भी तय है, उसमें तो कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि पहले से हमारा नसीब तय है। अब ये नसीब किसने लिखा है, इसके बारे में बहस हो सकती है, इसलिए मैं एक आसान शब्द ढूंढ लेता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि इस दुनिया में जिस किसी ने इस सृष्टि की निर्मित की है या फिर ये सृष्टि का या पूरे विश्व का नियंत्रण जो कर रहा है, उसने शायद हमारा नसीब तय किया। हम उसको कहेंगे सृष्टि नियंता, ताकि गफलत नहीं होगी। अब हम ऐसा मानते हैं क्योंकि जब भी कोई चीज जांची जाती है तो यह हाइपोथेसिस लेकर चलना पड़ता है कि यह चीज सच है, और यह सच है ऐसा मानकर उसको ढूंढने की, जांचने की कोशिश की जाती है, और सही में सच है या झूठ है इसकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि हमारा भविष्य ये सृष्टि नियंता ने तय किया है। अब हमारा यानी किसका, केवल पुरुषों का क्या, नहीं स्त्रियों का भी। यानी इसका मतलब ऐसा है कि भारत में जो भी पुरुष है, जो भी स्त्रियां हैं, उन सब का भविष्य सृष्टि नियंता ने तय किया है। अब केवल हिंदू लोगों का तय किया है क्या? नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है? क्योंकि हिंदू मुस्लिम अगर दंगे हो जाए तो उसमें हिंदू भी मारे जाएंगे, मुस्लिम भी मारे जाएंगे, और ये हिंदू लोगों का भविष्य अगर तय करने वाला एक सृष्टि नियंता होगा तो मुस्लिमों का भी भविष्य तय करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, तभी तो ये होगा ना। तो हमको ये कहना पड़ेगा कि जो भी भारत में जितने भी धर्म हैं उन सब लोगों का, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, सब लोगों का उसी सृष्टि नियंता ने भविष्य तय किया है। अब केवल भारत के लोगों का कि दुनिया के सारे देशों के लोगों का भविष्य तय किया है? भाई, भारत और पाकिस्तान की अगर लड़ाई हो जाए तो भारतीय लोगों के नसीब पर परिणाम होने वाला है, तो इसका मतलब पाकिस्तान के लोगों का भी उसी सृष्टि नियंता ने भविष्य तय करना चाहिए। तो हमें कहना होगा कि अगर भारत के लोगों का जिस सृष्टि नियंता ने यह भविष्य तय किया है या फिर जो कंट्रोल करता है, उसी सृष्टि नियंता ने पूरे दुनिया के जितने भी इंसान हैं, 700-800 करोड़ लोग हैं, उन सब का भविष्य तय किया है। चलो अब भाई मान लेते हैं कि एक ही सृष्टि नियंता ने जितने भी इंसान इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, 700-800 करोड़ है, उन सब का भविष्य तय किया है, उस पर उनका नियंत्रण है। अब अगर भगवान सृष्टि नियंता, ये शब्द हम यूज कर रहे हैं, भगवान वगैरह शब्द बीच में नहीं ला रहे हैं। अब ये सृष्टि नियंता केवल इंसान का भविष्य तय करेगा, उसी को नियंत्रित करेगा, या पृथ्वी को भी नियंत्रित करेगा? उसे पृथ्वी को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि यहां पर सुनामी आती है, कई लोग मारे जाते हैं, भूकंप होता है, कई लोग मारे जाते हैं, बहुत बरसात होती है, बाढ़ आती है, कई लोग मारे जाते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा है कि यह सृष्टि नियंता का नियंत्रण पृथ्वी पर होना चाहिए, हमारी अर्थ पर होना चाहिए। अब केवल अर्थ पर होगा कि बाकी ग्रहों पर होगा? अर्थ एक ग्रह है। नहीं, केवल अर्थ पर होकर नहीं चलेगा, बाकी ग्रहों पर भी होना पड़ेगा। क्योंकि अगर गुरु ग्रह थोड़ा नजदीक आ गया पृथ्वी के, तो इतना बड़ा ग्रह है कि उसके ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी सटक जाएगी अपनी जगह से,
और पृथ्वी पर का हर इंसान मारा जाएगा। कहने का मतलब ऐसा है कि सृष्टि नियंता को अगर नसीब रखना, लिख के रखना है, हर इंसान के जीवन को नियंत्रित करना है, तो उसे पृथ्वी को भी नियंत्रित करना पड़ेगा और सभी ग्रहों को भी नियंत्रित करना पड़ेगा। तो यह सृष्टि नियंता का नियंत्रण सभी ग्रहों पर है। ये सबके सब जो 8 ग्रह है और 9वां पट्टा है वो पूरा का पूरा, ये 9 के 9 ग्रह किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। सूरज क्या है? तारा है। ये स्टार पर उसका नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि सूरज अगर कहीं खिसक गया तो क्या होगा? पृथ्वी कहीं न रह जाएगी, पृथ्वी पर का हर इंसान मारा जा सकता है। इसलिए स्टार पर भी उसका नियंत्रण है। ये जो स्टार है जिसको हम सूरज कहते हैं, ऐसे कितने स्टार हैं? हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसको हम मंदाकिनी नाम से जानते हैं, इस मिल्की वे गैलेक्सी में करोड़ों करोड़ों स्टार्स हैं। कुछ सूरज इतने हैं, कुछ सूरज से छोटे हैं, कुछ सूरज से बड़े हैं, लेकिन करोड़ों करोड़ों गिन नहीं सकते इतने स्टार्स हैं। तो ये मिल्की वे गैलेक्सी पर भी उसका नियंत्रण होना चाहिए। ये मिल्की वे गैलेक्सी अकेली है क्या? नहीं। मिल्की वे गैलेक्सी नाम मंदाकिनी नाम की अकेली आकाशगंगा है, लेकिन ऐसी कई गैलेक्सीज है जिनके बारे में आज हम जानते हैं। इतना तो हम डेफिनेटली जानते हैं कि जो संख्या गिनी नहीं जा सकती, करोड़ों अब्जावधि जिसको हम कहेंगे, करोड़ों करोड़ों ऐसी हमारी गैलेक्सीज है। अब इतनी जानकारी हमारे पास है। ये जो हमारा सृष्टि नियंता है, विश्व नियंता है, उसका नियंत्रण हमारी गैलेक्सी पर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन सभी गैलेक्सीज पर चाहिए। क्योंकि समझो पास की दूसरी जो गैलेक्सी है वो गलती से अगर हमारे गैलेक्सी के नजदीक में आ गई तो सब गड़बड़ी हो जाएगी। सूरज की जगह ढह जाएगी, पृथ्वी की जगह ढह जाएगी और सभी इंसान मारे जाएंगे। यानी कहने का मतलब ऐसा है आज के ज्ञान के अनुसार कि अगर पृथ्वी पर जो इंसान हैं उनका भविष्य अगर कोई नियंत्रित करता है सृष्टि नियंता, तो इस सृष्टि नियंता का कंट्रोल हमारे पृथ्वी पर चाहिए, सभी ग्रहों पर चाहिए। जी, ये सभी ग्रह जिस तारे के इर्द गिर्द घूमते हैं वो सूरज पर चाहिए, सन पर चाहिए। ये सूरज जिस मिल्की वे गैलेक्सी में है उसके मिल्की वे गैलेक्सी पर चाहिए। केवल मिल्की वे गैलेक्सी पर नहीं तो जितनी भी गैलेक्सीज इस विश्व में है उस पर भी उसका नियंत्रण चाहिए। तभी ये संभव है कि हर व्यक्ति का उसने तय किया, सृष्टि नियंता ने तय किया, उसी के अनुसार उसके जीवन में सभी चीजें घटेगी। अब मित्रों हम उल्टी दिशा से आते हैं। ये मिल्की वे गैलेक्सीज जैसी गैलेक्सीज कितनी है? एक समुंदर में जितने बालू के कण होते हैं उतनी मिल्की वे गैलेक्सीज है। समुंदर में हम बालू के कण अगर गिनने जाएंगे तो गिन नहीं सकते, इतने हैं, उतनी मिल्की वे गैलेक्सीज है। इसकी आज हमें जानकारी है। इतनी गैलेक्सीज है, उसमें से एक छोटी सी, एक बालू के कण के माफिक छोटी सी गैलेक्सी है जिसको हम मंदाकिनी कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। उस पर हमारे सृष्टि नियंता का नियंत्रण है। ये छोटी सी जो बालू के कण माफिक जो एक गैलेक्सी है उसमें अनगिनत सूरज है, बड़े बड़े सूरज है, छोटे छोटे सूरज है, स्टार्स है, तारे हैं। उनमें से एक छोटा सा सूरज जिसको हम सन कहते हैं, समुंदर में जितना पानी होता है उसमें पानी की एक बूंद, इतने बड़े तारे एक गैलेक्सी में हैं, उसमें से एक छोटा सा एक बूंद के माफिक हुआ सूरज, उस पर भी सृष्टि नियंता का पूरी तरह से नियंत्रण है। ये सूरज के इर्द गिर्द 9 ग्रह घूमते हैं, उन पर भी सृष्टि नियंता का नियंत्रण है। उसमें गुरु जैसा बहुत बड़ा ग्रह, शनि जैसा बहुत बड़ा ग्रह, और उनमें से एक छोटा सा पृथ्वी नाम का एक ग्रह है, उस पर भी इसका नियंत्रण है। इस पृथ्वी नाम के छोटे से ग्रह में 7 कॉन्स्टेलेशंस है, 7 खंड है, 7 एरियाज है। अभी इतने बड़े ये 7 खंड जो है उनमें से एक एशिया खंड है
जिसको हम महाद्वीप कहते हैं हिंदी में। ये 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप एशिया महाद्वीप, उसमें भी बहुत बड़े बड़े देश है, जिसमें चीन जैसा बड़ा देश है, लेकिन उसमें से एक छोटा सा भारत नाम का देश है। इस भारत नाम के देश में बहुत स्टेट्स है, उसमें एक महाराष्ट्र स्टेट है। इस महाराष्ट्र स्टेट में कई शहर है, उसमें से एक पुणे नाम का शहर है। इस पुणे नाम के शहर में कई मोहल्ले हैं, उसमें से एक मॉडल कॉलोनी नाम का मोहल्ला है। और मॉडल कॉलोनी में एक जगह पर रामराव नाम का एक व्यक्ति रहता है। तो हमारे सृष्टि नियंता का पूरे महाराष्ट्र पर नियंत्रण है, पुणे पर नियंत्रण है, पुणे में के मॉडल कॉलोनी पर नियंत्रण है, और मॉडल कॉलोनी में एक छोटा सा एक रामराव नाम का आदमी रहता है, उसका भी नसीब वो नियंत्रित करता है। ये रामराव की शादी टुनटुन जैसे व्यक्ति से होगी या फिर करीना कपूर जैसे व्यक्ति से होगी, ये भी वो तय करता है। क्या ये संभव है? थोड़ा सोच कर देखिए आप। जिसका नियंत्रण सारे विश्व के गैलेक्सीज पर है, वही सृष्टि नियंता एक छोटी सी मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें का एक छोटा सा सूरज, सूरज में इर्द गिर्द घूमने वाले 9 ग्रह, उसमें से छोटा सा पृथ्वी, पृथ्वी में से 7 महाद्वीप, उसमें से एक छोटा सा एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में से एक भारत नाम का छोटा सा देश, उसमें एक छोटा सा महाराष्ट्र प्रांत, और महाराष्ट्र प्रांत में पुणे नाम का शहर, उसमें एक मॉडल कॉलोनी, वहाँ पे रामराव नाम का एक आदमी रहता है और उसका नसीब। यही हमारा सृष्टि नियंता जो पूरे के पूरे विश्व के गैलेक्सीज को नियंत्रित करता है, वो ध्यान रखता है इसकी नौकरी कहाँ ये करेगा, व्यवसाय करेगा कि नहीं करेगा, इसकी शादी टुनटुन जैसे व्यक्ति से होगी कि करीना कपूर जैसे व्यक्ति से होगी, इन सब बातों को वो तय करता है। ये आपको संभव लगता है क्या? शांति से सोचिए मित्रों। ऐसा हम मानकर चलते हैं कि अभी अगर ये सृष्टि नियंता का मुकाम हमारे पास में रहने वाले गैलेक्सी में है, वहां से अगर ये सृष्टि नियंता ने आशीर्वाद भेजा रामराव, क्योंकि जाओ रामराव तुम्हारी शादी करीना कपूर जैसे व्यक्ति से होगी, तो ये आशीर्वाद अगर प्रकाश के स्पीड से भी आता है तो यहां पहुंचने के लिए करोड़ों साल लगेंगे, और तब तक ये रामराव के भी कुछ बाकी नहीं रहेगा करोड़ों सालों में, क्योंकि हमारी टोटल आयु केवल 10 लाख साल की है। ना ही हेमा मालिनी के हड्डियां बचेगी, ना करीना कपूर की बचेगी, ना टुनटुन की बचेगी, ना रामराव की बचेगी। ये सृष्टि की इतनी बड़ी व्याप्ति देखने के बाद में हम पूरे सृष्टि में कितने निग्लिजिबल है, ये हमारे ध्यान में आना चाहिए। तो भी इसी सृष्टि नियंता ने हमारे नसीब लिख कर रखा है, ऐसा मानना इसके लिए कोई आधार है क्या? चलो मित्रों, आगे भी हम ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं जानने की। अभी जिसको ऐसा लगता है कि अपना नसीब तय है, इसका मतलब हमारे जीवन की सभी बातें तय हैं, यानी हमारा जन्म कब होने वाला है ये तय है, हमारी मृत्यु कब होने वाली ये तय है, हमारी पढ़ाई कितनी होने वाली ये तय है, हमारे जीवन में छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते हैं वो तय हैं। इतना ही नहीं तो हमारी पढ़ाई कितनी होगी ये भी तय है। उसी के साथ में हम नौकरी करेंगे या फिर व्यवसाय करेंगे ये भी तय है। हमारी शादी किसके साथ होगी ये तय है। हमें बच्चे कितने होंगे ये तय है। कहने का मतलब हमारा पूरा जीवन तय है, तभी तो भविष्य बता सकेंगे ना। अब हमारा पूरा जीवन अगर तय है तो मान लीजिए कि हमने निर्णय ले लिया आज से कि कुछ करने का नहीं है, खटिया पर सो के रहेंगे, जो नसीब में होगा सो होगा। नसीब में होगा तो मेरी पढ़ाई पूरी होगी खटिया पर सोते सोते, नसीब में होगा तो मुझे नौकरी मिलेगी खटिया पर सोते सोते, नसीब में होगा तो मेरी शादी होगी खटिया पर सोते सोते। आप बोलेंगे सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नसीब होने के बावजूद हमको अपने जीवन में कर्तृत्व करना होता है, हमें काम करना होता है। अब देखिए मित्रों,
अगर मेरा नसीब पहले से तय है, पहले से ये घटने ही वाला है, तो मैंने किया क्या और नहीं किया तो भी यही घटने वाला है, ये तो मुझे मानना पड़ेगा। नहीं सर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप में से कुछ कहेंगे कि नहीं, अपने को करना पड़ता है, कर्तृत्व करना पड़ता है, तभी नसीब फलता है। अब ये दोनों, कर्तृत्व करना यानी आपने कुछ तो भी किए बिन कुछ होने वाला नहीं है। आपके जीवन में जो कुछ करना है आपको तभी आपके जीवन में होगा, इसको मानना है ना कर्तृत्व करना है, ऐसा कहेंगे। कर्तृत्व किए बिन आपके जीवन में कुछ होता नहीं है। एक बार ये मान लिया तो पहले से हमारा नसीब तय है, ये किस आधार पर मानेंगे? ये दोनों इंटर कॉन्ट्रेडिक्टरी टर्म्स है। अगर नसीब होगा तो कर्तृत्व के लिए जगह नहीं हो सकती है। अगर कर्तृत्व करने से तुम्हारे और मेरे जीवन में कुछ होता है तो नसीब पहले से तय है, ये हम मान नहीं सकते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर पहले से हमारे जीवन में नसीब तय है, जैसा तय है वैसा ही घटने वाला है, तो मैंने कर्तृत्व किया क्या और नहीं किया क्या तो भी मेरे जीवन में जो तय है वही घटने वाला है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जीवन में कर्तृत्व किए बिन कुछ होता नहीं है। अगर मैंने अपने जीवन में कर्तृत्व किए बिन कुछ होता नहीं है, एक बार मान लिया मेरे करने से होता है, तो इसका मतलब ऐसा है कि पहले से नसीब तय है, इसके लिए कोई आधार नहीं है। ये दोनों इंटर कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स है। अगर कर्तृत्व करने से मेरे जीवन में कुछ भी होता होगा तो पहले से नसीब तय नहीं हो सकता है, और पहले से मेरा नसीब अगर तय है तो मेरे जीवन में कर्तृत्व करने के लिए, कुछ कर कर उसमें बदलाव लाने के लिए, कुछ कर कर कुछ पाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा उसका मतलब होता है। अब इन बातों के बारे में मैंने आपके सामने बात रखी कि ये दोनों इंटर कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स है। फिर भी भारतीय इंसान कहते वक्त ऐसा कहता है कि नहीं, नसीब अमल में आने के लिए उसे कर्तृत्व की साथ चाहिए। कर्तृत्व की साथ के आधार पर ही हमारा नसीब सही मायने में फलता है। ये अतार्किक बातें हम हमेशा हमारे जीवन में करते रहते हैं। ये तर्क विसंगत बात है, तार्किक बात नहीं है, इसके बावजूद हम करते रहते हैं। आइदर नसीब सच होगा या फिर कर्तृत्व सच होगा, दोनों सच नहीं हो सकते, दोनों साथ में नहीं चल सकते हैं। ये सब बोलने के बाद भी मैं हमेशा कहता हूं, चलो भाई, आप में से जो लोग नसीब को अभी भी मानते हैं उन्होंने हाथ ऊपर उठाइए। मेरे भाषण का हमेशा का ये प्रोग्राम में हमेशा ये सवाल मैं उठाता हूं। अब ये सब बातें कहने के बाद में और एक बात आपके ध्यान में ला कर देता हूं, ये पूछने के पहले, सवाल पूछने के पहले। देखिए मित्रों, हमारा नसीब अगर सृष्टि नियंता ने तय किया होता तो कल्पना कीजिए कि 10 लाख सालों में जो इंसान ने प्रगति की है उसका मतलब क्या है। 10 लाख साल पहले हम पैदा हुए, इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे। हमारे पास हाथी जैसा बल नहीं था, शेरों जैसे ताकतवान पंजे नहीं थे, केवल ये हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो हमारे पास था। उसके आधार पर विचार करने की क्षमता थी। ना हमें भाषा मालूम थी। हमने खुद भाषा, क्योंकि हमें सामूहिक प्रयास करने पड़ते थे, एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर काम करना पड़ता था, क्योंकि हम दुबले पतले थे। इसलिए ये जो सोशल एनिमल प्राणी बना, हम इंसान बने, उसमें से हमने भाषा विकसित की। एक दूसरे के साथ में हमको कम्युनिकेशन करना था। इसलिए जैसे जैसे हम भाषा विकसित करते गए, वैसे वैसे हमारी विचार करने की क्षमता बढ़ती गई। हमारे हाथों में ताकत नहीं थे, हमने भाले बनाए, हमारे हाथों की ताकत बढ़ाई। आंखों में ताकत नहीं थी, चश्मे बढ़ाए, दूरबीन बनाई, हमारे आंखों की ताकत बढ़ाई। इस ढंग से ये सृष्टि में से ही हम चीजें लेकर हमारा जीवन हम बदलते गए। हमने घर बांधकर रहना सीखा, हमने खुद की सुरक्षा के लिए अग्नि का उपयोग करना सीखा, हमने अपने शरीर पर कपड़े पहनना सीखा, कपड़े बनाना सीखा,
ये सभी चीजें हमने बहुत मेहनत से ये मस्तिष्क का उपयोग कर कर हमने किया है। हम जैसे जब इस पृथ्वी पर 10 लाख साल पहले विचरण कर रहे थे तब हमारे शरीर पर कपड़े नहीं थे, बाल काटने के लिए हमारे पास कोई शस्त्र नहीं था। ये कैंची जो होती है जिससे हम बाल काटते हैं उसको भी हमने पैदा किया। हमारे पास पहनने के लिए कुछ नहीं था। हम पहले प्राणियों की खाल पहनते गए, बाद में हमने धीरे धीरे वस्त्र पैदा करना, निर्माण करना सीखा, वो पहनते गए। ये सभी जो आज तक गए 10 लाख सालों में हमने प्रगति की, इसके क्या मायने हैं फिर? अगर हमारी पूरी की पूरी जिंदगी सृष्टि नियंता से नियंत्रित होती है, उसने हमारा नसीब तय किया होता, तो 10 लाख साल पहले हमको इतनी दुबली अवस्था में पृथ्वी पर वो क्यों भेजता? वो कहता कि आप जंगल में जा रहे हो, वहां बड़े बड़े जानवर है, आपको खा डालेंगे, एक डबल बैरल की बंदूक लेकर जाओ। हमारे जन्म के साथ में हमको बंदूक मिल जाती। वो कहता कि आप जंगल में जा रहे हो, बहुत ठंड होती है, जरा बड़े पैमाने पर कपड़े साथ में लेकर जाओ, और हम कपड़े पहनकर ही पैदा होते। ऐसा नहीं हुआ। ये सब चीजें हमें ढूंढनी पड़ी है। तो मित्रों, आज जो भी समाज में है वो हमारे इस मस्तिष्क ने पैदा किया हुआ है, नेचर से ही ले लेकर हमने पैदा किया है। जो भी अच्छा है वो भी हमने पैदा किया है, और जो बुरा है वो भी हमने पैदा किया है। अब इसके बावजूद अगर किसी का कहना है कि नहीं भाई नसीब में होता है वैसा ही मेरे जीवन में होता है, तो मैं कहता हूं कि कृपया आप हाथ ऊपर उठाइए। जो कोई भी हाथ ऊपर उठाएगा उसके पास मैं आऊंगा, एक जोरदार झापट रसीद करूंगा और कहूंगा तेरे नसीब में थी इसलिए तूने झापड़ खाई, मेरे नसीब में थी इसलिए मैंने झापड़ तेरे को मारी। चलेगा? आप में से किसी को नहीं चलेगा। कोई ये मानने को तैयार नहीं होगा कि मैंने झापड़ रसीद की, वो नसीब का हिस्सा थी। क्योंकि आप सभी जानते हो कि झापड़ अगर मुझे मारना है तो मेरा दिमाग तय करता है, चाहे गुस्से के कारण, चाहे और किसी कारणवश, लेकिन मेरा दिमाग तय करता है मैंने सामने के व्यक्ति को झापड़ मारनी है। कोई भी व्यक्ति ये स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होगा कि मेरे नसीब में थी इसलिए मैंने झापड़ खाए और मानव साहब के नसीब में थी इसलिए उन्होंने झापड़ मारे। ये स्वीकारने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। उल्टा आप कहोगे कि ये मानव साहब के दिमाग में कोई तो भी फर्क गिरा है इसलिए वो लोगों को झापड़ मार रहे हैं। आइदर ये पागल हो चुके हैं या फिर ये गुनाह कर रहे हैं, दूसरे को झापड़ मारकर अपना निर्णय लेकर। ऐसे व्यक्ति को जेल में भेजना चाहिए या फिर पागल खाने में भेजना चाहिए, ऐसा आप कहोगे। तो मित्रों, अगर नसीब में होता है वही होता है, ये अगर हम एक बार मानते हैं तो कोई हमें तय कर कर झापड़ कैसे मार सकता है? मानव साहब तय करेंगे और झापड़ मारेंगे, कैसा संभव है? जो नसीब में होता है वही होता है। एक बार मान लिया तो झापड़ भी मारने का अधिकार किसी के पास नहीं बचेगा। वो भी प्लान का हिस्सा होना चाहिए। आपके ध्यान में आएगा कि हमारा पूरा का पूरा समाज एक तरफ नसीब मानता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी पूरी न्याय व्यवस्था नसीब नहीं मानती है। नहीं तो हमको मानना पड़ेगा कि सामने के व्यक्ति ने जो मर्डर किया है वो उसके नसीब में था मर्डर करना, और जिसका मर्डर हुआ है उसके नसीब में था उसका मर्डर होना। वहां कानून तो नहीं लगाना चाहिए, कानून तो हमने तैयार किया है। पुलिस यंत्रणा हम उपयोग में लाते हैं। पुलिस उस आदमी को पकड़ती है, उसके ऊपर केस करती है, कोर्ट में ले जाती है, वहां निर्णय होता है। ये तो सब हम करते हैं। तो इसलिए मित्रों, आप किसी भी तरीके से तार्किक विचार कर कर देखिए, आपके ध्यान में आएगा कि आपका और मेरा नसीब पहले से तय होना संभव नहीं है। जब हम अंग्रेजों के राज में रहते थे 1940 तक, हर भारतीय की औसतन आयु क्या थी? 32 साल थी, 32 ईयर्स थी। अभी
तब 40 करोड़ लोग यानी जनसंख्या थी, अब 125 करोड़ जनसंख्या है। 3 गुना लोक संख्या, जनसंख्या हमारी बढ़ चुकी है। एक जमाना था जब मैं कॉलेज के दिनों में पढ़ता था, स्कूलों में पढ़ता था, उन दिनों में मैं एक खेतिहर का लड़का, किसान का लड़का होने के बावजूद कंट्रोल में से अमेरिका के गेहूं खाने पड़ते थे, गेहूं खाने पड़ते थे। इतना ही नहीं, मका आता था जो अमेरिका में डुकरों को यानी सुअरों को खिलाया जाता था, वो मका खाना पड़ता था। यानी भारत जब 60-65 करोड़ जनसंख्या थी, तब अनाज के बारे में स्वयं पूर्ण नहीं था। आज हमारे पास सरप्लस अनाज होता है 125 करोड़ लोग होने के बावजूद, और हमारा औसतन आयु जो है अभी वो एग्जैक्टली 68.56 ईयर्स तक पहुंच गया है। 32 साल था, 32 ईयर्स था, उससे दुगने से ज्यादा बढ़ा है। क्यों बढ़ा है भाई? हमारा नसीब पहले से तय था, तो हमारी आयु क्यों बढ़ी, औसतन आयु क्यों बढ़ी? बड़े पैमाने पर लोग मरना क्यों कम हो गए? उसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है हमारा विज्ञान का जो भी प्रयास किया है, विज्ञान ने इंसान की जिंदगी बढ़ाने का, मेडिकल साइंस ने किया है, उसके आधार पर हमारी जिंदगी बढ़ी है। तो मित्रों, हमारे जीवन में नसीब के आधार पर जो हम विचार कर रहे हैं उसको कोई जगह नहीं है। ऐसे कोई प्रूफ्स नहीं कि हमारे जीवन में नसीब के अनुसार हमारा जीवन तय होता है और उसी अनुसार हमारे जीवन में सभी बातें घटती हैं। ना ही हमारा लोकतंत्र उसे मानता है, ना ही हमारी कानून व्यवस्था उसे मानती है, ना ही हमारे जीवन में ऐसे कोई चीजें दिखती है कि जिसके आधार पर हमेशा माने कि नसीब में जो होता है वही हमारे जीवन में होता है, इसको हम मान ले। अब सीधी सी बात मैं आपके सामने सवाल खड़ा करता हूं, अगर हमारा नसीब पहले से तय नहीं है, हमारे जीवन में क्या घटने वाला है यह पहले से तय नहीं है, तो ज्योतिष कैसे बताया जा सकता है? ज्योतिषी हमारे जीवन का, भविष्य का, भूत का, वर्तमान की बातें कैसे बता सकते हैं? हाँ, भूत की बातें तो घटी हो चुकी होती है, लेकिन वो तय नहीं होती है। पहले से तय होती तो किसी विद्या के कारण वो बता सकते थे। ना ही ये संभव है कि हमारे भूतकालीन बातें वो बता पाए किसी विद्या के जरिए, ना ही ये संभव है कि हमारी वर्तमानकालीन बातें वो बताए किसी विद्या के जरिए, और ना ही ये संभव है कि वो भविष्यकालीन बातें बताए किसी विद्या के जरिए, क्योंकि हमारा भूत, भविष्य, वर्तमान तय नहीं होता है। ये सबसे पहले हमने समझ लेना चाहिए। जब हमारा नसीब ही तय नहीं होता है तो कोई भी फल ज्योतिषी या फिर ज्योतिषी हमारा भूत, भविष्य, वर्तमान बता नहीं सकता है। बताने की कोई गुंजाइश नहीं है। पूरा का पूरा ज्योतिष शास्त्र ही एक आधार पर खड़ा था कि पहले से हमारा नसीब तय है, पहले से हमारे जीवन की घटने वाली सब चीजें तय हैं, वही अब बचा नहीं है, तो ज्योतिष के लिए कोई आधार भी बचा नहीं है। फिर भी ये शुभ अशुभ समय क्या होता है? अब मैंने सावरकर जी का एक वाक्य तो आपको सुना दिया कि जो अंग्रेज कभी शुभ अशुभ नहीं देखा करते थे, ना ही किसी शुभ अवसर के लिए रुकते थे, उस फिराक में रहते थे, उन अंग्रेजों ने हमारे महाराष्ट्र से भी छोटा सा उनका देश, उन अंग्रेजों ने पूरे दुनिया पर राज किया। सभी महाद्वीपों में उनका राज था, जहां सूरज कभी डूबता नहीं था। इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया। भाई ये शुभ अशुभ तो कभी देखते नहीं थे।
यूरोप में कोई नहीं देखता था। केवल अंग्रेजों ने नहीं, यूरोप के कई देशों ने पूरे दुनिया में अपना राज खड़ा किया। फ्रेंच लोगों ने, पोर्तुगीज लोगों ने, डच लोगों ने पूरे दुनिया में बड़े बड़े राज अपने खड़े किए। वे लोग तो कोई शुभ अशुभ वगैरह में मानते नहीं थे। हम लोग बहुत मानते हैं शुभ अवसर क्या होता है, अशुभ अवसर क्या होता है। पूर्णिमा ये शुभ अवसर है, अमावस्या ये अशुभ अवसर है। अब ये समय क्या होता है, सीधी सी बात है, समय तो पृथ्वी पर होता है, पृथ्वी के बाहर तो कोई समय नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने ही इर्द गिर्द 24 घंटे में घूमती है और सूरज के इर्द गिर्द 365 और 1/4 डे में घूमती है, यानी 365 दिन और 6 घंटे में घूमती है। इसलिए हम कहते हैं एक साल, एक दिन में वो अपने इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए कहते हैं एक दिन। उसके 24 घंटे हमने हिस्से बना दिए। अब इसमें अमावस्या और पूर्णिमा क्या होती है? पृथ्वी के इर्द गिर्द चांद घूमता है। ये चांद घूमते घूमते जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चांद आता है, तब चांद पृथ्वी के उल्टी दिशा में होता है। चांद का खुद का तो कोई प्रकाश होता नहीं है। चांद का जो प्रकाश हमें दिखता है वो हमेशा सूरज का प्रकाश होता है, जो उस पर गिरता है और उस कारण हमें परावर्तित होकर, रिफ्लेक्ट होकर हमको दिखता है। जब पृथ्वी और सूरज के बीच में चांद आ जाए और प्लेन एक नहीं हो, प्लेन एक होगी तो ग्रहण लगेगा, थोड़ा एंगल अलग होता है, इसलिए सूरज का प्रकाश चांद पर गिरता है, वो उल्टे हिस्से पर गिरता है, हमारी ओर जो हिस्सा है उस पर नहीं गिरता है, और इसलिए हमें चांद दिखता नहीं है। हम कहते हैं उस दिन अमावस्या है। जब उल्टी सिचुएशन पैदा होती है, पृथ्वी बीच में आती है, सूरज और चांद के, लेकिन प्लेन एक नहीं होती है। प्लेन एक होगी तो फिर इसको हम कहेंगे कि चंद्र ग्रहण लग गया। प्लेन एक नहीं होती है, तब सूरज का पूरा प्रकाश चांद पर गिरता है और रिफ्लेक्टेड होकर हमको दिखता है, हम कहते हैं पूर्णिमा है। अब भाई इसमें शुभ और अशुभ अवसर का क्या संबंध है? राहु काल, अब राहु नाम का ग्रह ही नहीं, हम आगे चलकर देखेंगे तो उसका काल क्या होगा। जो भी शुभ अशुभ मानने वाले लोग हैं, इसको कोई आधार नहीं कि ये समय शुभ समय है, ये समय ये अशुभ समय है, कोई आधार नहीं। हमारे हर दुकानदार, व्यापारी अपना व्यापार मुहूर्त पर शुरू करते हैं। क्या सभी का व्यापार सक्सेस होता है? कई लोगों का व्यापार अनसक्सेस होता है। भारतीय की हर भारतीय की शादी मुहूर्त पर की जाती है। क्या हमारी सभी शादियां सक्सेसफुल होती है? कुछ शादियां अनसक्सेसफुल होती है। यह मुहूर्त पर करने का क्या मायने है? ना ही इसके आधार पर हमें सक्सेस मिलेगी, इसकी गारंटी होती है। यह शुभ अवसर है, इसका कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं होता है। अब शिवाजी महाराज थे, माना जाता था कि अशुभ अवसर होता है अमावस्या, लेकिन शिवाजी महाराज रात के अंधेरे का फायदा उठाते थे। अमावस्या के दिन में बहुत गहरा अंधेरा होता है, उसका फायदा उठाते थे, और बड़े बड़े पराक्रम उन्होंने उन दिनों में कर कर बताया। अब उनके तो कभी आड़े नहीं आया शुभ और अशुभ अवसर। उसको गनेमी काबा कहते हैं। उसके आधार पर उन्होंने कई बार विजय प्राप्त की। अब मित्रों, ये हमारे स्पेस इंस्टीट्यूट जो है, नासा है अमेरिका का,
स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रशिया का रशियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये अपने यान भेजते हैं। नासा ने इंसान को भेजा चांद पर, और चांद पर से इंसान को वापस भी लाया। रशिया ने अपने कई यान भेजे। ये लोग तो कभी मुहूर्त देखकर काम नहीं करते हैं। इनका समय जो तय होता है वो एस्ट्रोनॉमी के आधार पर तय होता है, क्योंकि जब यहां से जो भी चीज छोड़ेंगे उसके गणित के आधार पर ही वहां तक पहुंचेगी। इसलिए उनको सभी गतियों का अभ्यास करना पड़ता है। पृथ्वी के गति का अभ्यास करना पड़ता है, चांद पर जा रहा है तो चांद के गति का अभ्यास करना पड़ता है, कितना डिस्टेंस है इसका अभ्यास करना पड़ता है, हमारे यान का स्पीड क्या है इसका अभ्यास करना पड़ता है। और ये सब गणित लगाकर कहीं वहाँ जाकर चांद पर वो यान जाता है, चाहे उसमें इंसान हो चाहे ना हो, और उसी ढंग से वो वापस आता है। तो ये सब सटीक गणित करने पड़ते हैं, लेकिन कोई भी मुहूर्त नहीं देखता है। तो मित्रों, सही बात अगर हम जानेंगे तो इस दुनिया में कोई भी शुभ या अशुभ मुहूर्त नहीं होता है। ये केवल काल्पनिक बात है। पूरे दुनिया में कोई शुभ अशुभ मुहूर्त नहीं मानता है। केवल हम भारतीय लोग शुभ अशुभ मुहूर्त मानते हैं, और उसके परिणाम कुछ भी निकलते नहीं है। इसके बावजूद सालों से उस पर हम विश्वास रखते आए हैं। मुझे लगता है कि आज के बाद आप में से कोई भी शुभ अशुभ मुहूर्त इस पर विश्वास नहीं रखेगा। अब ये ज्योतिष शास्त्र है, इसका क्या इतिहास है, इसको हम समझ लेंगे। ज्योतिष शास्त्र, ये शब्द गलत है, मैंने पहले ही आपसे कह दिया। फल ज्योतिष ये करेक्ट शब्द है। इसको इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी ऐसा कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी का भाषांतर हम फल ज्योतिष ऐसा करेंगे। अब जो भी इंसान को जानकारी है एस्ट्रोलॉजी की, वो कम से कम 5000 सालों से है। लंबा इतिहास है, 5000 साल यानी बहुत लंबा इतिहास है। अब इंसान की तो उत्सुकता रहती है, वो सृष्टि में जो भी होता है उसको जानना चाहता है, उसको परखना चाहता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। लेकिन जरूरत जब होती है तब वो बहुत ही अच्छे ढंग से उसकी जानकारी प्राप्त करता है, क्योंकि उसी के आधार पर उसका जीना संभव होता है। जब तक इंसान पृथ्वी पर रहता था तो बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं थी, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कई ऐसी बीच में की जगह होती है जिसके आधार पर वो अपना रास्ता ध्यान में रख सकता है। भाई यहाँ एक पहाड़ है, यहाँ एक तालाब है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ है बरगद का, वो रख सकता था। लेकिन जब वो समुद्र में प्रवास करने लग गया तो उसके सामने दिशा निर्धारित करने की दिक्कत आने लग गई। दिन में तो वो अंदाज कर सकता है थोड़ा बहुत कि सूरज उगता है पूरब से, डूबता है पश्चिम में, उसके आधार पर कुछ सटीक नहीं लेकिन एक अंदाज कर सकता था। लेकिन जब समुद्र में वो प्रवास कर रहा है तो प्रवास तो रात हो गई अभी रुक जाओ ऐसा तो नहीं कर सकता है। तो रात में कैसा प्रवास करेगा? चांद पर तो निर्भर नहीं रह सकता है, क्योंकि चांद का कोई निश्चित समय नहीं होता है, वो समय बदलते रहता है। इतना ही नहीं तो चांद कभी कभी उगता ही नहीं है अमावस्या के आसपास के दिनों में। तो चांद के आधार पर तो उसके लिए समय तय करना बड़ी मुश्किल बात थी। इसलिए जब वो समुद्र का प्रवास करने लग गया तब उसे ग्रह गोलों के आधार पर अपनी दिशा तय करने के लिए उनका उपयोग करना सीखना पड़ा, और इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर यह अभ्यास चलने लग गया। ग्रह गोलों के अभ्यास के आधार पर वो समुद्र की अपनी दिशा, उसमें चांद भी था, उसके आधार पर वो अपनी दिशा कुछ हद तक तय कर पाने लग गया, और इसलिए इस अभ्यास को बहुत महत्व प्राप्त हुआ। अब यहां गणित की बहुत जरूरत थी, इसलिए
ये ग्रह गोलों का अभ्यास करने वाले जो रहते थे उनको गणितज्ञ कहा जाता था, मैथमेटिशियन कहा जाता था। वो मैथमेटिशियन भी होते थे। सेम बात रेगिस्तान में जो लोग प्रवास करते थे, दिन के समय में प्रवास करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, इसलिए अक्सर रात के समय में प्रवास करते थे। वहां भी यही दिक्कतें थी। इसलिए रेगिस्तान में जो लोग प्रवास करते थे और समुद्र में प्रवास करने वाले लोग, इन्होंने बड़े पैमाने पर ये ग्रह गोलों का अभ्यास, इसको बहुत महत्व दिया। उनमें से जो लोग इसका अभ्यास करने वाले लोग थे उनको काफी प्रतिष्ठा मिलने लग गई। और ये अभ्यास, ये ज्ञान इंसान के जीने के लिए बहुत आवश्यक होने के कारण इसको बहुत ही महत्व प्राप्त हुआ। इन लोगों को गणितज्ञ कहा गया, ज्योतिर्विद कहा गया, एस्ट्रोलॉजर कहा गया। यह स्थिति करीबन 16वीं शताब्दी तक थी। अब जब इंसान कृषि करने लग गया, खेती करने लग गया, तो उसने देखा कि खेती पर भी परिणाम होता है। यानी बरसात कब होगी, कब नहीं होगी, इसका परिणाम होता है। इसके पीछे के भी कुछ साइकिल है। तो इसमें ग्रह गोलों का परिणाम होता है क्या, ये ढूंढने की कोशिश हो गई। और कुछ लोगों को लगा कि ये ग्रह गोलों का परिणाम होता है, यानी पानी बरसने पर होता है, उसका परिणाम डायरेक्टली खेती पर होता है। तो धीरे धीरे ये कल्पना बढ़ने लग गई कि जैसे पानी बरसने पर अगर परिणाम होता है, कृषि पर परिणाम होता है, खेती पर परिणाम होता है, वैसे मानवीय जीवन पर भी होना चाहिए। और धीरे धीरे ये मान्यता बढ़ने लगी। जो भी उस जमाने के राजा लोग रहते थे वो अपने साथ में एक एस्ट्रोलॉजर रखते थे, जो उनका प्रधान एस्ट्रोलॉजर होता था। और धीरे धीरे उसमें से ये मान्यता आगे बढ़ी कि राजा का भविष्य जो होता है वो ग्रह गोलों के कारण प्रभावित होता है, और राजा का भविष्य जो होता है उसके कारण पूरे देश का, यानी उसके राज का भविष्य तय होता है। इसलिए राजा का भविष्य ढूंढने की कोशिश होने लगी। अब ये दोनों में युद्ध हो रहा है। ए राजा से बी राजा का युद्ध होने जा रहा है। ए राजा का एस्ट्रोलॉजर है, बी राजा का भी एस्ट्रोलॉजर है। अब युद्ध कौन से समय में शुरू किया तो विजय प्राप्त होगा, ए राजा के एस्ट्रोलॉजर ने निकाल दिया। युद्ध शुरू हुआ, लेकिन ए राजा का पराभव हुआ। अब सीधी सी बात है कि मुहूर्त निकाला था कि विजय प्राप्त होगा, इसकी गारंटी थी, फिर पराभव क्यों हुआ? उसी समय युद्ध शुरू हुआ, लेकिन बी का विजय प्राप्त हुआ। अब बी को विजय क्यों प्राप्त हुआ? उसमें से यह कल्पना आगे बढ़ी कि केवल मुहूर्त पर भविष्य तय नहीं होता है, तो जो राजा है, राजा की जन्म स्थिति जो थी, उस समय जो राशि थी, उसके आधार पर उस राजा का और देश का भविष्य तय होता है। क्योंकि अभी एक समान सिचुएशन थी कि एक ही समय में युद्ध शुरू हुआ, शुभ मुहूर्त था, इसके बावजूद ए राजा का पराभव हुआ, बी राजा का विजय प्राप्त हुआ उसको। अगर शुभ मुहूर्त था तो पराभव क्यों हुआ और बी को विजय क्यों प्राप्त हुआ? यानी यही समय जो था वो बी के लिए अनुकूल था, उसके लिए शुभ था, और ए के लिए वो पराजय करने वाला समय था, उसके लिए अशुभ था। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण हो सकता है कि राजा का, ए राजा का जब जन्म हुआ उस वक्त की जो राशि थी, उस कारण ये समय उसके लिए घातक है। और बी राजा का जो जन्म हुआ उस समय जो राशि थी वो उसके लिए अनुकूल है ये समय के लिए, इसलिए उसका विजय हुआ। और इसके आधार पर, जन्म समय के आधार पर, जन्म समय और जन्मस्थल जो होता है उसके आधार पर भविष्य कहने की प्रथा आगे बढ़ने लगी, जिसको हम कहते हैं होरोस्कोप के आधार पर भविष्य कथन करना। अब ये दो प्रकार के भविष्य कथन की परंपरा पूरे दुनिया में फैली।
अब बहुत प्रकार है, लेकिन मेजर प्रकार दो माने जाते हैं। क्लॉडेमस प्लोटेमस नाम के एक ज्योतिषी ने टेट्रा बिब्लियस नाम का ग्रंथ लिखा। ये क्लॉडेमस प्लोटेमस के कारण ग्रीस में, बेबीलोन में, इसीरिया में, रोम में, इजिप्त में ऐसा ये ज्योतिष कथन करने की परंपरा फैलने लग गई। वही परंपरा यूरोप में गई आगे। होरा शास्त्र भारत में लिखा गया। किसने लिखा पता नहीं है। इसको अपौरुषेय माना जाता है, किसी इंसान ने नहीं लिखा है, भगवान ने लिखा ऐसा माना जाता है। यह होरा शास्त्र के आधार पर भारत, चीन, नेपाल, ब्रह्मदेश, जापान, ये एशिया में एक अलग परंपरा ज्योतिष कथन करने की फैली ऐसा माना जाता है। 2500 साल यानी 2500 साल पूर्व पाइथागोरस, बहुत बड़ा प्रसिद्ध साइंटिस्ट है, हम सभी जानते हैं। ये जो पाइथागोरस था, खासकर ज्योमेट्री में हम पाइथागोरस का इक्वेशंस वगैरह सीखते हैं। तो ये पाइथागोरस जो था, उसने कहा कि विश्व स्थिर है और पृथ्वी गतिमान है। 2500 साल पहले कहा। अब लोगों को तो उल्टा दिखता था कि पृथ्वी स्थिर है और चांद तारे घूम रहे हैं। लेकिन पाइथागोरस ये पहला व्यक्ति था कि उसने कहा कि विश्व स्थिर है और पृथ्वी घूम रही है। और फिर उसने उसमें कल्पना जोड़ दी कि बीच में एक अग्नि है और बीच में जो अग्नि है उसके इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है, सूरज घूमता है, चंद्र घूमता है, ग्रह गोल घूम रहे हैं। इस ढंग की कल्पना रखी। अब ये कल्पना अनसाइंटिफिक थी। पाइथागोरस बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, लेकिन ये कल्पना अनसाइंटिफिक थी। लेकिन पहली बार इस ढंग से एक अलग कल्पना कि पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी स्थिर नहीं है, कल्पना पहली बार रखने का प्रयास किया वो 2500 साल पहले पाइथागोरस ने किया। अब गणित के आधार पर उसने ये कल्पना रखी। उसका जो भी अवलोकन था उसके आधार पर इसने कल्पना रखी, लेकिन लोगों के अवलोकन में ये बात नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने नहीं स्वीकारी। फिर 2250 साल पहले, यानी करीबन 250 साल बाद पाइथागोरस के बाद, एरिस्टार्कस ऑफ सामोस, इस साइंटिस्ट ने दूसरी बात रखी। उसने कहा कि तारे और सूर्य जो है वो स्थिर है और पृथ्वी और बाकी के ग्रह सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब ये बहुत ही साइंटिफिक बात थी, ये आज हमें मालूम है, लेकिन उस वक्त के लोगों ने इसको स्वीकारा नहीं। जैसे पाइथागोरस की बात अनसाइंटिफिक कर टाल दी गई, उसी ढंग से ये एरिस्टार्कस ऑफ सामोस की भी बात टाली गई। 2250 साल पहले उसने कहा था। तुरंत 150 साल बाद टॉलेमी जो आया, यानी 2100 साल पहले। अब टॉलेमी बहुत बड़ा तत्वज्ञ माना जाता है, फिलोसोफर माना जाता है, साइंटिस्ट माना जाता है। उसने कह दिया कि पृथ्वी केंद्र स्थानीय है और बाकी के सब ग्रह गोल उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। और यही मत करीबन यूरोप में कायम रहा 16वीं शताब्दी तक। लेकिन बीच में भारत में आर्यभट्ट नाम का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ, जिसके नाम से हमने सैटेलाइट भेजा है आसमान में। आर्यभट्ट उसका नाम। ये आर्यभट्ट है 5वीं शताब्दी के आखिरी में, 499 AD। उसने कहा कि पृथ्वी जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। और पहली बार कहने वाला ये साइंटिस्ट है जो कहता है कि केवल पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द नहीं घूमती है, लेकिन खुद के इर्द गिर्द भी घूमती है, खुद के एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है।
अब ये बहुत बड़ी साइंटिफिक बात 5वीं शताब्दी के आखिरी में आर्यभट्ट ने कही। जब आर्यभट्ट ने यह बात कही, आर्यभट्ट उन दिनों में बहुत बड़ा ज्योतिषी माना जाता था। आज भी कई ज्योतिषी उसका नाम लेकर ज्योतिष कहते हैं, लेकिन उस जमाने के बाकी ज्योतिषियों ने आर्यभट्ट को नकार दिया था। वो उसके मजाक उड़ा रहे थे। वो उसको सवाल पूछते थे कि तुम कहते हो कि पृथ्वी गोल है। एक तो उसने ये भी बात कही कि पृथ्वी गोल है। अभी एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है तो गोल तो होगी, तभी घूमेगी, अदरवाइज कैसे घूमेगी। तो उसने गोल कह दिया। गोल कहने के बाद में लोग उससे सवाल पूछने लग गए कि जब हम प्रवास करते हैं, लंबा लंबा प्रवास करते हैं, चीन से प्रवासी आते हैं, कहां से यूरोप से प्रवासी आते हैं, अगर पृथ्वी गोल होती तो इंसान उस पर फिसल कर गिर जाता, आसमान में चला जाता। लेकिन जब इंसान फिसलता नहीं है, ये समुंदर फिसलते नहीं है, तो इसका मतलब पृथ्वी गोल नहीं है। दूसरा सवाल उससे पूछा जाता था कि यह कहता है कि पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। अगर यह बात सच होती तो सुबह सुबह पंछी अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं, आसमान में ऊंचे उड़ते हैं, शाम तक उड़ते रहते हैं। जब सुबह अपना घोंसला छोड़ते हैं वो पंछी, शाम को जब वापस आते हैं तो उनको अपना घोंसला कैसे मिलता है? तब तक तो घोंसला कहां चला जाएगा? पृथ्वी अगर घूमती है तो सूरज के इर्द गिर्द उनको घोंसला ही नहीं मिलता। लेकिन हर पंछी को जब वो वापिस आता है तो घोंसला वहीं मिलता है। और इन सवालों का जवाब तब आर्यभट्ट नहीं दे पाता था, क्योंकि तब ग्रेविटेशन क्या होता है इसकी कल्पना नहीं थी। तब पृथ्वी के इर्द गिर्द का 200 मील का एटमॉस्फेयर पृथ्वी को पकड़ के रहता है ग्रेविटेशन के कारण, इसकी जानकारी नहीं थी। और यह भी जानकारी नहीं थी कि ये 200 मील के बाद में, माइल्स के बाद में कोई हवा नहीं है, इसकी भी जानकारी नहीं थी। तो आर्यभट्ट ने गणित के आधार पर बहुत ही सटीकली, एक्यूरेटली ये ज्ञान जब दुनिया के सामने रखा कि पृथ्वी अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है और वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, ये दोनों जो बातें आज हमारे स्कूल के हर बच्चे को मालूम होती है, वो बातें 5वीं शताब्दी के आखिरी में आर्यभट्ट ने कही। ये पहला दुनिया का साइंटिस्ट है ये बात कहने वाला, लेकिन उसको मान्यता नहीं मिली, उल्टा उसका मजाक उड़ाया गया। आर्यभट्ट के बाद में फिर वही पूरा अंधेरा अंधेरा इस क्षेत्र में रहा। लोग मानते गए कि पृथ्वी जियोसेंट्रिक है, बीच में है, और उसके इर्द गिर्द पूरे तारे घूमते हैं, सारे ग्रह घूमते हैं, चांद सूरज घूमते हैं, ये मान्यता कायम रही। तब तक बाइबल 2000 साल पहले बाइबल बहुत एस्टेब्लिश हो चुका था, क्रिश्चियनिटी बहुत एस्टेब्लिश हो चुकी थी। क्रिश्चियनिटी में यानी ओल्ड टेस्टामेंट में यही मत है, वही मत सबने स्वीकारना शुरू कर दिया था। और पूरे दुनिया में 16वीं शताब्दी तक ये मान्यता थी कि पृथ्वी जियोसेंट्रिक है और उसके इर्द गिर्द सूरज घूम रहा है और उसी के इर्द गिर्द चांद और बाकी के सब तारे और ग्रह घूम रहे हैं। ब्रूनो 16वीं शतक में पहला साइंटिस्ट है जिसने ये कहने की हिम्मत की कि पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। अब ये मत बाइबल के खिलाफ कब हुआ? ब्रूनो ने जैसे ही ये मत बोला और उसके बारे में काफी चर्चा होने लग गई, वहां का चर्च खोल गया और ब्रूनो को जलाकर मारा डाला गया। जलकर उसकी मृत्यु हो गई और उसको जलाकर मारा ऐसा ही कहा जाता है। उसके बाद में दूसरा बड़ा साइंटिस्ट जिसका नाम है कोपरनिकस, उन्हीं दिनों में यूरोप में कोपरनिकस ने यह बात कही, उसको भी मार डाला गया। फिर आई बात और ज्यादा सटीक तरीके से, ज्यादा अभ्यास के आधार पर
ये बात कही गैलीलियो ने। गैलीलियो तब दूरबीन का, टेलीस्कोप का अनुसंधान कर चुका था और बारीकी से वो देख पाता था ग्रह गोलों को। गैलीलियो बहुत ही प्रतिष्ठित साइंटिस्ट था पूरे यूरोप के यूनिवर्सिटीज में, लेकिन ये सभी यूनिवर्सिटीज कंट्रोल्ड बाय बाइबल थी, यानी क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट्स के द्वारा कंट्रोल थी। गैलीलियो को जो भी गणित के आधार पर जवाब मिला, वो ये जवाब मिला कि पृथ्वी अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रही है। यानी जो जानकारी 5वीं शताब्दी के आखिरी में आर्यभट्ट ने दी थी, वही जानकारी 16वीं शताब्दी में 1100 साल बाद गैलीलियो गणित के आधार पर कहना चाहता था, और सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है। लेकिन उसे डर था कि जो ब्रूनो का हुआ, कोपरनिकस का हुआ, वही मेरा होगा। इसलिए 10 साल तक उसने ये बातें लिख कर रखी, लेकिन वो प्रसिद्ध नहीं की। 10 साल बाद उसका मित्र, जो उसका क्लासमेट था, वो पोप बना वेटिकन सिटी का। अब उसको लगा कि वो भारत का नहीं, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा धर्मगुरु है। पूरे यूरोप का ही नहीं, केवल पूरे दुनिया का सबसे बड़ा धर्मगुरु उसी का मित्र बना है। जहां से इसने ज्ञान प्राप्त किया था, वहीं से उसने ज्ञान प्राप्त किया है। तो उसे यह विश्वास हुआ कि मेरा मित्र है, उसको भी यह ज्ञान है, यह शायद ब्रूनो जैसा और कोपरनिकस जैसा मेरे साथ बर्ताव नहीं करेगा। और हिम्मत से उसने अपना मत प्रसिद्ध किया कि पृथ्वी अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है, एक्सिस के आधार पर अपने इर्द गिर्द घूमती है, स्पिन होती है, और स्पिन होते हुए वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। यह बात प्रसिद्ध होने के बाद में पोप ने उसको बुलाया। अब पोप हालांकि उसका मित्र था, ऐसा उसको लगता था, लेकिन पोप तो पोप है, धर्मगुरु है, वो किसी का मित्र नहीं हो सकता है। ये बाइबल के खिलाफ मत है। बाइबल के खिलाफ यानी ईश्वर के खिलाफ मत है। ईश्वर के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, यानी सभी चीजों के खिलाफ हो गया। और इसलिए गैलीलियो को इस बुढ़ापे में बंदी बनाया गया घर में। उसको लिख कर देना पड़ा। उसने लिख कर दिया कि मैंने जो कहा था वो गलत है, पृथ्वी के इर्द गिर्द सूरज घूमता है। तब उसका एक शिष्य उसको मिलने आया था। उसने उससे कहा कि मैंने तो लिख के दिया पोप को कि सूरज पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन मैंने ये लिख के देने के बावजूद सूरज कोई मेरा सुनने वाला नहीं है। पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमने वाली है। और इसी अवस्था में उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उसको घर में नज़रबंदी बनाया गया था, उसके सब एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से रोक दिया गया था, बहुत अपमान हो रहा था। उसे अपने मन के विरुद्ध लिख कर देना पड़ा, जो उसे किसी भी इससे मान्य नहीं था, जान बचाने के लिए लिख कर देना पड़ा, और उसी अवस्था में वो मर गया। यानी सूरज पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, ये कहने के लिए 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ब्रूनो को गंवानी पड़ी, कोपरनिकस को गंवानी पड़ी, गैलीलियो को गंवानी पड़ी। उसी समय में थोड़ा आगे चलकर केपलर नाम का एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमर, अभी हम कहते हैं, उस जमाने में उसको एस्ट्रोलॉजर कहा जाता था। केपलर ने यह कहा कि इर्द गिर्द जो घूमते हैं ग्रह, वो सर्कल में नहीं घूमते, हाइपरबोल में घूमते। थोड़ा लंबा होता है ये सर्कल जो होता है, कुछ जगह छोटा होता है, कुछ जगह लंबा होता है, इसको हाइपरबोल कहते हैं। ये बात उन्होंने कही, थोड़ा करेक्शन किया। उसके बाद में न्यूटन की ग्रेविटी आई। न्यूटन के ग्रेविटी के सिद्धांत के बाद सही माने में हमको पता चला कि भाई पृथ्वी
अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है और सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, और इसके बावजूद पंछियों को अपना घर, घरौंदा, घोंसला मिलेगा। क्योंकि पंछी जब उड़ते हैं तो उसकी तुलना में जो पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है उसके साथ में वातावरण भी घूमता है, इसलिए पंछियों को कोई फर्क नहीं गिरता है। यह भी पता चला कि समुद्र का पानी क्यों नहीं फिसलता है, या फिर इंसान जब प्रवास करता है क्यों फिसल कर गिरता नहीं है, इसका भी कारण मिल गया। पानी पकड़ कर रखता है, ग्रेविटी, यह पता चला। यह आर्यभट्ट की बात। गैलीलियो के जमाने में, केपलर के जमाने में इनको एस्ट्रोलॉजर ही कहा जाता था। जो भी ग्रह गोलों का अभ्यास करने वाले एस्ट्रोनॉमर्स थे, जिनको एस्ट्रोलॉजर उस जमाने में कहा जाता था, वो कुंडली भी लगाते थे, होरोस्कोप भी लगाते थे। केपलर का कहना ऐसा था कि जो लोग ग्रह गोलों का अभ्यास करते हैं, रात दिन अभ्यास करते हैं, उनकी बहुत दिक्कत हो जाती है। उनके लिए अच्छा है कि लोगों का होरोस्कोप बनाकर लोगों का भविष्य कथन करते हैं, इसलिए उनका पेट भरता है। यानी केपलर ने अपने जमाने में भविष्य कथन को केवल पेट भरने का एक माध्यम माना था, इससे ज्यादा उसको प्रतिष्ठा नहीं दी। और यह माध्यम किस लिए? कि ग्रह गोलों का सटीक अभ्यास कर सके, इसलिए। गैलीलियो की जब बहुत प्रतिष्ठा थी, और गैलीलियो ने यह मत व्यक्त नहीं किया था सूरज के और पृथ्वी के रिलेशन के बारे में, उन दिनों की बात है। गैलीलियो पूरे यूरोप में बहुत प्रतिष्ठित ज्योतिषी था। ड्यूक फर्डिनांड, एक बहुत ही ऑस्ट्रिया का ताकतवर सरदार, बीमार गिरा, प्रभावी सरदार था। वो बीमार गिरने के बाद में उसकी कुंडली आई गैलीलियो के पास। गैलीलियो ने उसका अभ्यास किया, और अभ्यास करने के बाद में उसने जवाब दिया कि ये ड्यूक फर्डिनांड बीमार है, लेकिन दीर्घकाल जीने वाला है, इसको लंबी आयु है। जैसे ही गैलीलियो की कुंडली प्रसिद्ध, यानी गैलीलियो का भविष्य कथन प्रसिद्ध हुआ, पूरे यूरोप में, खासकर ऑस्ट्रिया में बहुत आनंद की लहर दौड़ गई कि भाई अभी बीमार है लेकिन मरने वाला नहीं है। गैलीलियो की प्रतिष्ठा ही वैसी थी, बहुत बड़ा गणितज्ञ माना जाता था, मैथमेटिशियन कहा जाता था तब। और इतने बड़े गणितज्ञ ने, गैलीलियो जैसे ने कुंडली का भविष्य कथन किया है तो 100% एक्यूरेट होगा, ऐसा सबको लगता था। लेकिन 15 दिन के अंदर, जिस दिन गैलीलियो ने भविष्य कथन किया, वहां से 15 दिन में ही ड्यूक फर्डिनांड की मौत हो गई। पूरे यूरोप को धक्का पहुंचा। गैलीलियो कैसा गलत हो सकता है? गैलीलियो की कुंडली, जो ड्यूक फर्डिनांड की कुंडली बनाई गई थी, वो करेक्ट थी। जो भविष्य कथन की अभी तक की परंपरा थी, उसके आधार पर उसने जो भविष्य कथन किया वो भी करेक्ट था, उसका गणित करेक्ट था। लेकिन एक्चुअली ड्यूक फर्डिनांड मर गया। अब भारत का कोई ज्योतिषी होता तो ऐसा बोलता कि भाई ड्यूक फर्डिनांड का जन्म समय ही गलत था, इसलिए ऐसा गड़बड़ हो गई। लेकिन ऐसा काम यूरोप में नहीं हुआ। बार बार इस चीज को जांचा गया। यूरोप के सभी यूनिवर्सिटीज में यह जांच बार बार हुई कि गैलीलियो कहां गलत था, गैलीलियो का गणित कहां गलत था। लेकिन गैलीलियो का गणित भी गलत नहीं है। उसने जो भविष्य कथन किया, जो परंपरा है आज तक की, उसके आधार पर भविष्य कथन भी करेक्ट है। ड्यूक फर्डिनांड ने दीर्घकाल जीना चाहिए था, लेकिन वो बीमारी से मर गया। इसलिए पहली बार यह विचारधारा शुरू हुई कि ग्रह गोलों का जो अभ्यास होता है वो सही होता है, लेकिन उसके आधार पर जो भविष्य कथन किया जाता है शायद वो सही नहीं होता है। और इस दिशा में आगे का अभ्यास चलता रहा। यह 16वीं शताब्दी की बात है। यह 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी तक इस बारे में विचार चलता रहा। धीरे धीरे ये जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, उन दिनों इनको एस्ट्रोलॉजर ही कहा जाता था, गणितज्ञ कहा जाता था, मैथमेटिशियन कहा जाता था, ये सब के सब कुंडली लगाते थे।
19वीं शताब्दी तक कुंडली लगाते थे। और इनमें से कई लोगों ने यह बात को स्वीकार किया कि जो भविष्य कथन हम करते हैं वो सही नहीं होता है। और 20वीं शताब्दी तक पूरी तरह से चेंज हो गया था सिनारियो। 20वीं शताब्दी में इसके दो विषय बने, एक एस्ट्रोनॉमी जिसको हम खगोल शास्त्र ऐसा कहते हैं, और दूसरा बना एस्ट्रोलॉजी जिसको हम फल ज्योतिष ऐसा कहते हैं। दोनों विषय सेपरेट किए गए। एस्ट्रोनॉमी यानी ग्रह गोलों का जो अभ्यास होता है उस विषय को एस्ट्रोनॉमी कहा गया। एस्ट्रोनॉमी ये परफेक्ट साइंस है, 100% सही साइंस है, उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है ऐसा माना गया। और फिर पूरे यानी तब भी सभी के सभी विद्यापीठों यानी यूनिवर्सिटीज थे यूरोप के, वो अंडर कंट्रोल चर्च के ही थे। इसके बावजूद ये बाइफर्केशन हुआ, एस्ट्रोनॉमी ये साइंस का हिस्सा बना। एस्ट्रोनॉमी ये विषय फिजिक्स में पढ़ाया गया या फिर सेपरेट एस्ट्रोफिजिक्स नाम से पढ़ाया गया, उसके ऊपर अभ्यास चलते रहा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में कोई दम नहीं ऐसा मानकर उसको बाहर फेंक दिया गया। इसलिए दुनिया के कोई भी साइंटिफिक विद्यापीठों में, साइंटिफिक यूनिवर्सिटीज में साइंस कर कर एस्ट्रोलॉजी ये विषय सिखाया नहीं जाता, उसका अभ्यास नहीं किया जाता, उसका रिसर्च नहीं किया जाता है। 300 सालों तक ये रिसर्च चला है, 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं, 18वीं, 19वीं। ये 300 साढ़े 300 सालों में जो निर्णय मिले, निष्कर्ष मिले, उसके आधार पर एस्ट्रोलॉजी एक विषय ही अलग कर दिया गया। एस्ट्रोलॉजी में से ही एस्ट्रोनॉमी विषय अलग कर दिया गया। ग्रह गोलों का अभ्यास करना, उनके गति का अभ्यास करना, उनका मानवीय जीवन और पृथ्वी पर और बाकी सब चीजों पर होने वाले परिणामों का अभ्यास करना, यह एस्ट्रोनॉमी का हिस्सा बन गया। और एस्ट्रोलॉजी जो लोगों का भविष्य कथन करती है उसको सेपरेट किया गया और उसको साइंस के बाहर निकाल दिया गया। 20वें शताब्दी में यह स्थिति है कि अगर कोई एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री अगर भविष्य कथन पर विश्वास रखता है तो उसको प्रतिष्ठा नहीं है। केवल विश्वास रखता है तो भी उसको प्रतिष्ठा नहीं है। अगर कोई एस्ट्रोनॉमर कुंडली लगाकर लोगों का भविष्य बताता है तो उसको एस्ट्रोलॉजर कर कर माना नहीं जाता, उसको कोई भी इस संस्था की फेलोशिप नहीं दी जाती है। यानी जो भी एस्ट्रोलॉजर होगा वो भविष्य कथन नहीं करेगा, यह नॉर्म पैदा हुआ है। जो भी भविष्य कथन करेगा उसको एस्ट्रोनॉमर नहीं माना जाएगा, यह नॉर्म हुआ है। उसको फेलोशिप नहीं मिलती, वो उस साइंटिफिक संगठन का सदस्य नहीं बन सकता। तो मित्रों, फैक्ट यह है, एस्ट्रोलॉजी का इतिहास 5000 सालों का है। ये 5000 सालों के इतिहास में से ही सही माने में एस्ट्रोनॉमी नाम का, खगोल शास्त्र नाम का एक बहुत ही पहला साइंटिफिक सब्जेक्ट उसमें से निकला है जो 100% एक्यूरेट है। उसका गणित इतना सटीक है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की भी गलती नहीं हो सकती है। और इसीलिए पृथ्वी पर से यान उड़ा, चांद पर गया, चांद पर इंसान उतरे, यान पर फिर से चढ़े और वो यान पृथ्वी पर फिर से वापस आया। इसमें अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की भी गलती होती या फ्रैक्शन ऑफ एंगल की भी गलती होगी तो कभी भी यान चांद पर पहुंच नहीं पाएगा और वहां से इंसान को वापस लेकर नहीं आ पाएगा। इतनी एक्यूरेसी लगती है इस सब में। और इतना आज का हमारा एस्ट्रोनॉमी जो पहला साइंस है दुनिया का, जो एस्ट्रोलॉजी में से निकला है, एक्यूरेट है। लेकिन यही ग्रह गोलों के आधार पर जो भविष्य कथन किया जाता है एस्ट्रोलॉजी, उसको साइंटिफिक मान्यता नहीं है, वो सच नहीं है ऐसा माना जाता है। इसीलिए उसको साइंस के बाहर कर दिया गया है। ये हमारा पूरा इतिहास है। इसके बावजूद हमारे मुंह से, खास कर भारतीय जो लोग हैं, उनमें जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके मुंह से निकलता है कि एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस।
ये 100% झूठा वाक्य है। एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल साइंस नहीं है, उसको साइंस की मान्यता नहीं है। दुनिया के सभी बड़े साइंटिस्ट ने एस्ट्रोलॉजी को नकारा है, इसमें कोई तथ्य नहीं ऐसा कहा है। ये कल हम देखेंगे विस्तार से। शाम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।